सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर कपूर जी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर अशोक जी एवं इस सभागार में विराजित सभी राष्ट्रीय सेवा। सर्वप्रथम प्रोफेसर कपूर जी का और प्रोफेसर अशोक शर्मा जी का मैं हृदय की अतल गहराइयों से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस जो आपका ये 7 दिवसीय शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना का चला है, इसमें जो पहला व्याख्यान आज है उसमें मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। गर्व से स्वीकारते हुए मुझे बहुत मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा मुझे कितनी प्रसन्नता है। वो इस कारण से भी क्योंकि एक तो ये मेरा जो है अल्मा मैटर है, मैंने यहीं से शिक्षा ग्रहण की है, इसी महाविद्यालय से 2011 में, जैसे सर ने भी कहा। तो जिस महाविद्यालय से आप पढ़े हैं वहाँ पे इस तरह से आपको एक व्याख्यान देने का और अपनी सेवाएं देने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ही शायद इस चीज़ को मैं ही महसूस कर रहा हूँ, ये कितने गर्व की क्षण है। क्योंकि ये मेरा पहला यहाँ पे अवसर है जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इस मंच से। तो क्लासरूम में तो हम मिलते ही हैं, तो सबसे पहले मैं सर का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया। तो ज़्यादा मैं औपचारिकता ना करते हुए सीधा अपने विषय पे आता हूँ। दरअसल जो आज का बोलने का मेरा विषय है वो किसी एक विषय के अंदर मैं उसको नहीं समेटना चाहता। जैसे सर से भी बात हो रही थी, अशोक सर से, कि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बोलूँ और किस विषय को लेकर बोलूँ, क्योंकि वहाँ पे पिछले कॉलेज में बहुत छोटा कॉलेज था, गाँव का कॉलेज था, तो इतने ज़्यादा वहाँ पे समारोह नहीं हो पाते थे, वहाँ की कई और समस्याएं थी जिसमें उलझे रहते थे। तो इतना बड़ा मंच मुझे शायद नहीं मिला कि ऐसे शिविरों में अपने व्याख्यान दूँ। हाँ, छुटपुट कहीं कॉन्फ्रेंस सेमिनार होते थे, वहाँ का विषय अलग हो सकता है। तो मेरा विषय कोई एक विषय पे केंद्रित होगा आज के बोलने का, इसको आप लेकर ना चले, मैं कहीं भी भटक सकता हूँ ट्रैक से इधर या उधर, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर। जैसे अशोक सर ने कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे विषय में कह रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कोई जब आपकी तारीफ करता है या कोई आपको सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, मेरे लिए उसका मतलब होता है और जिम्मेदारी कंधों पे आना। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो जो पुरस्कार मिल रहा है, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है किसी सार्वजनिक मंच से या कहीं 4 लोगों के बीच, तो उस उन्माद में थोड़ा ऊपर उठ के उछलना, वो मुझे लगता है वो चीज़ नहीं है। ये एक और जिम्मेवारी आपके कंधों पे आ जाती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे और ज़्यादा हो जाती है, आपकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती है कि किस तरह से आप जिस पद पर हैं, जिस चीज़ को लेकर आपकी वो प्रशस्ति पढ़ी जा रही है या उस पर गुणों का वाचन हो रहा है, उन गुणों को आपने सस्टेन किस तरह से करना है, वो बहुत चैलेंजिंग मुझे लगता है ये रहता है हमेशा। तो मेरा, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारा जो भी उपलब्धियां रही होंगी, वो चलो एक अलग विषय है, उसमें बाद में आऊँगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी शुरू कर रहा हूँ अपने आज का व्याख्यान। जैसा हम सभी को विदित है, 7 दिवसीय शिविर महाविद्यालय के प्रांगण में चल रहा है। तो जो एनएसएस है, आप सभी इसके स्वयंसेवक हैं। सर ने आपको बताया होगा, ये आज से पहले जो कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के महाविद्यालय में रहे होंगे, उन सभी ने आपको बताया होगा कि जो एनएसएस है वो क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, किस मोटो को लेकर ये चलता है। तो थोड़ा सा मैं बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि कुछ नई चीजें मुझे भी पता चली जो आज तक नहीं पता थी इस योजना के बारे में। आपको पता होगा, कुछ जूनियर होंगे उनको शायद नहीं पता हो, इसलिए मैं बताना जरूरी समझूंगा। हालांकि सर ने बता दिया होगा आपको या पहले बता दिया होगा किसी ने। जो एनएसएस है, ये जो भारत सरकार है उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, यानी कि जो युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय है, उस मंत्रालय की केंद्रीय योजना है जो पूरे देश में काम करती है। और 24 सितंबर 1969, यदि सर मैं गलत नहीं हूँ, तो 24 सितंबर 1969 को ये शुरू हुई थी ये योजना भारत में। महात्मा गांधी का जो जन्म शताब्दी वर्ष था 1969, उस वर्ष ये भारत में लागू की गई थी ये योजना केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है आप सभी को भली भांति पता है, जैसे इसके नाम में छिपा है राष्ट्रीय सेवा योजना। पहला जो 2 शब्द है राष्ट्र सेवा, यही इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य मकसद है राष्ट्र सेवा। और आपके साथ एक शब्द जुड़ा है स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का मतलब होता है वॉलंटियर, आप अंग्रेजी पर्याय इसके लिए क्या देते हैं, स्वयं सेवा। जब आप अपनी आंतरिक प्रेरणा से किसी काम को करने के लिए आगे आते हैं स्वेच्छा से, वो कहलाता है स्वयंसेवक। तो आप एक राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से इस योजना के साथ जुड़े हैं, और आपसे यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से आप इसमें अपना जो है वो अपना
बहुमूल्य जो भी आप दे सकते हैं इस योजना, इस स्कीम के अंतर्गत जो आपकी सेवाएं ली जा रही है, जैसे आजकल ली जा रही है, तो ऐसा ना समझे कि मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है या अमुक व्यक्ति कम कर रहा है, क्या करें। तो ये चीज, इसके लिए आपने पहले अपने गोल निर्धारित कर देना है कि आपने करना क्या है। आज तो इतने ज्यादा ऑप्शन है कि हम आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपको काउंसलिंग आपकी प्रॉपर हो रही है। कॉलेज में यहाँ पे सेल बना होगा शायद, करियर गाइडेंस सेल, वो बना हुआ है। जब हम पढ़ते थे, जब मैं इसी कॉलेज से पढ़ा, सर ने कहा कि जो गर्ल्स स्कूल है आजकल, वहाँ हमारी क्लासेस लगती थी, वो भी लास्ट के 2 साल, पहले साल तो हमने मंदिर सराय के लेंटर पे क्लासेस लगाई आने में, तो इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाती थी टीचर्स से, इतनी आज हो पाती है, क्योंकि एक तो युवा है हर जगह। इस महाविद्यालय में आप देखते हैं सभी युवा प्रोफेसर हैं, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है दिलचस्पी लेते हैं बच्चों को गाइड करने में, काउंसलिंग करने में। लेकिन अफसोस ये है कि कोई आना नहीं चाहता आगे कि सर मुझे बताइए, या मुझे बताइए कैसे करना है, इस समस्या से मैं कैसे बाहर निकलूं। हाँ, एक हम होते थे, ये मुझे जो अंतर दिख रहा है 10 सालों में, 11 का मैं पास आउट हुआ इस कॉलेज से, 9 साल हुए हैं, तो 9 सालों में जो मुझे अंतर लग रहा है कि हम किस तरह से चाहते थे कि टीचर्स हमें एक बार खड़े हो जाएं, कहीं हमें एक बार बात तो कर ले हमारे साथ, नहीं करते थे। मैं अपनी इस मंच से मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ अपने प्रोफेसर्स की, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन फिर भी हो सकता है उनकी कोई अपनी मजबूरी रही हो, नया संस्थान था, ज्यादा समय हमें नहीं दे पाए होंगे, या इस तरह की वहाँ एक्टिविटीज नहीं हो पाई होगी, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन नहीं हमें मौका मिला कि कोई हमें गाइड करे कि क्या करना है आगे। आपको तो इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, सब कुछ है, फिर भी आपकी ओर से ऐसा ढीला रिस्पॉन्स है, ये बहुत चिंताजनक है। तो कहीं आगे भविष्य में इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, तो इसके लिए आपको ये मंथन आपने खुद करना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। दूसरा ये कि जो आपका आगे करियर का है सवाल, अब आगे बीए आप कर चुके हैं, आप एक डीसी से लेकर एचएस से लेकर नीचे पीओन तक सभी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आप बीए कर लेते हैं। ये आपको भली भांति पता है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। तो थोड़ा गोल थोड़ा सेट कर लें कि करना क्या है। आपने सिविल साइड जाना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, या आपने अध्यापन भी आपके पास एक विषय हो सकता है, आपके पास दूसरे अन्य बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा चूंकि जो हमारी सरकारें हैं, जो आज का समाज व्यवस्था है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो नौकरियां हैं बहुत कम रह गई हैं। ठीक है, ये संभव नहीं है कि सभी को सरकारी जॉब मिले। ये पता नहीं हमारे समाज की क्या विडंबना है कि हमने सक्सेस का पर्याय बना दिया है सरकारी नौकरी को, कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो ही सक्सेसफुल माना जाता है हमारे समाज में। आज की ये मेंटालिटी हमारे समाज की बन चुकी है। तो इस मेंटालिटी से थोड़ा बाहर निकलें, क्योंकि इतने संसाधन सरकार के पास नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी दी जाए, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक सेकंड ऑप्शन हमेशा रखें। प्रयास इसके लिए भी करें, सरकारी जॉब के लिए भी प्रयास करें, लेकिन एक सेकंड ऑप्शन रखें अपने लिए। और भी कई हमारे पास काम है जिसके जो आपके अंदर कोई स्किल है इस तरह का। ठीक है, आप बागवानी में अच्छा कर सकते हैं, आप व्यवसाय में अच्छा कर सकते हैं, आप टूरिज्म में अच्छा कर सकते हैं, वहां भी बेहतर पैसा कमाया जा सकता है। सरकारी नौकरी में ये है कि ये एक मेंटालिटी नैरो है कि वहां आराम है, बस जी वहां आराम की नौकरी है। तो ये नहीं है, वो पता नहीं किन जमानों में आराम की नौकरी होती थी, मुझे तो नहीं लगा, मुझे 6 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, मुझे तो कोई आराम सरकारी जॉब में नहीं दिखा। पता नहीं वो कौन लोग होते होंगे जिनको बहुत ही आरामदायक नौकरी लगती है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो इस मानसिकता से भी उभरे थोड़ा सा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि सारी जो सुविधाएं होती थी किसी जमाने में सरकारी एम्प्लॉइज को, वो नहीं रह गई है, पेंशन खत्म हो गई है, क्या बचा है सरकारी जॉब में? कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो अपना ट्राई कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है उस तरह से, जिस जो आपके अंदर प्रतिभा है। ठीक है, हालांकि बहुत लेट हो चुका है उस टैलेंट को खोजने का समय अब। ठीक है, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये चीज पहले से ही है कि जिसका जो इंटरेस्ट है वो उसको उसी तरह की एजुकेशन इनिशियल स्टेज से दी जाएगी, 6ठी 7वीं से उसको उस तरह। कोई पेंटर बनना चाहता है उसको पेंटिंग की ही एजुकेशन दी जाएगी, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है उसको संगीत सिखाया जाएगा, कोई साहित्यकार बनना चाहता है उसको लिटरेचर की ओर ले जाएगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता है उसको वहां ले जाया जाएगा। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में है। चूंकि आप नई एजुकेशन पॉलिसी में भी नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आपने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए ये चीज ध्यान में आपने रखनी है कि आपने अपना करियर कहां इसको लेकर जाना है। ठीक है, तो ये आप निर्धारित कर लें, क्योंकि मैक्सिमम कुछ एक ऐसे भी जो पास आउट होने वाले हैं, आपके पास ऑप्शन है जो आपने कोई टेस्ट आ रहे हैं उनको भरो। ठीक है, मेहनत करो,
एक चीज और बोलना चाहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ कि इंटेलिजेंट जैसा कोई चीज नहीं होती है कि इंटेलिजेंट है उसका तब हुआ। जब हम आर्मी स्कूल आते थे पढ़ने क्लास 1 के लिए, उस टाइम में अपग्रेड नहीं हुआ था हमारा स्कूल गांव की, ये बहुत बाद में खुले हुए हैं कनाल पुंचवाई जिस कंट्री बने हैं, तो हमें सबको आर्मी स्कूल आना पड़ता था। तो जो प्राइवेट स्कूल से आते थे पढ़ के, मॉडल स्कूल, इन स्कूलों से जो बच्चे पढ़ के आते थे कि गाँव के गंवार आगे, ये वास्तविकता है। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी नाम लेके किसी को बेइज्जत करके उस अमुक व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, लेकिन होता था ये, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस जैसा कुछ शब्द नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े थे, हम जो है वो वहाँ गजनी कलम स्याही उसमें गजनी खाते खाते स्लेटियाँ खाते खाते पहुँच गए, ठीक है, जो कि आपको पता है क्या हालत थी सरकारी स्कूलों की, ठीक है। तो मुझे लगता है जो सक्सेस है उसको पाने के लिए मुझे पर्सनल है, मेरे आप असहमत हो सकते हैं इससे, एक तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है अनुशासन का होना। बिना अनुशासन के आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो ना, जितने मर्जी 30 मार्क खाओ, बिना अनुशासन के कुछ नहीं हो सकता जीवन में। एक तो अनुशासन बहुत जरूरी है आपके जीवन में, दूसरा पंक्चुअलिटी, काम करने को लेकर, ठीक है। जो आपको काम दिया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। अभी आप कॉलेज जा रहे हैं, आपको एक ही काम है पढ़ने का, और क्या काम है आपको? हो सकता है लड़के को थोड़ा घर का काम करना पड़ता होगा, फिर भी आजकल के पेरेंट्स इतने कॉन्शियस है कि फिर भी खुद अवकाश देते कि पढ़ो हम खुद करेंगे। हमें थोड़ा ना होता था ऐसा, 4 बजे मैं कॉलेज जाता था, यहाँ से फिर खेत जाओ, आलू बीजो या कुछ और करो, पूरा काम करना था। सुबह भी इवन 8 बजे बस आती थी, कई बार 7 बजे खेत में खेल देते थे, रुकी सुखी खा के आना पड़ता था नीचे, पैसा नहीं होता था जेब में। हालांकि डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े विरोध से मेरे पिताजी को अलग कर दिया कि वो ये वो चलो वो थे, लेकिन फिर भी खुला खर्चा नहीं था, क्योंकि आर्मी का अनुशासन था मेरे घर में। अगर पर्सनली बात करूं तो इतना नहीं मुझे छूट मिली कि जाओ बाइक लेके कॉलेज दौड़ा रहा या इतनी महंगी गाड़ी लेके, जो भी है। आप देखते हैं, मैं इस कॉलेज का सिनारियो देख रहा हूँ वर्तमान का, कितने कंफर्ट जोन में आप लोग चले गए हैं। ये विद्यार्थी जीवन है, यहाँ पे संघर्ष किया जाता है, यहाँ पे स्कॉर्पियो में नहीं घुमा जाता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा आगे टीचर चले हुए, दिख नहीं रहा इतनी नैरो सड़क पे बच्चा कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कौन जिम्मेवार है? इतने बड़े बड़े लाउड म्यूजिक बजा के कॉलेज आ रहे, ये थोड़ी ना विद्यार्थी की पहचान है। विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी का दूसरा पर्याय है संघर्ष। जब गुरुकुलों में बच्चे जाते थे उनको नीचे सुलाया जाता था एक टाट पे, फर्श पे, ये होता था विद्यार्थी जीवन। स्कॉर्पियो में थोड़ी ना इतनी लग्जरी लाइफ थोड़ी ना मिलती थी स्टूडेंट को। मेरी भतीजी भी कॉलेज में है, वो कहती है कि अंकल आप जल्दी ना गाड़ी ले लो, रिया कहती है मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कॉलेज जाने में। तो देखो अब कितनी बड़ी विडंबना है। मैंने कहा एक प्रोफेसर है टीडी वर्मा जी, ठीक है, रामपुर से आते हैं, अप डाउन करते हैं, बहुत सीनियर एसोसिएट हैं कॉमर्स के जो सर है ना हमारे टीडी वर्मा, क्या कमी है उनके पास? 2 लाख के आसपास वेतन है उनका, शायद 2-3 जगह उनकी कोठियां हैं, पता नहीं कितना किराया वहां से आता होगा, कितना उनके पास बगीचा होगा घर में, बस में सफर करते हैं वो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी मत रखो, गाड़ी रखनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियों में एडजस्ट होना सीखो भाइयों, ठीक है। तेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही कॉलेज जाने में, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, गाड़ी ले लो मुझे कहती है, ठीक है। शेर तो नहीं बना रहे आपको कहीं। एक स्टोरी थी आपने पढ़ी होगी, फिर इतना टेक्नोलॉजी के जमाने में इतना ज्ञान आपके पास है, सुबह सुबह इतने ज्ञान भरे मैसेज आते हैं, पढ़ते सर कितना उतार पाते हैं हम लोग। तो मैंने उतारी थी थोड़ी सी ये चीज, ये कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं फेसबुक पे या सुनी थी कहीं। तो उसमें ये होता है कि जो कलकत्ता की बात है ये, वहाँ पे सर्कस के जो मतलब शेर है ना, उनको सर्कस में ले जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे उसको जैसे बंदर का दिखाते हैं ना वो, तो वहाँ पे सर्कस में शेर को भी ले जाते हैं ना उस तरह से। तो जो पेटा है ये संस्था ना, क्या है इसका नाम, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, कुछ इस तरह से ये संस्था जो जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती, वैश्विक संगठन है ये। तो उन्होंने थोड़ी आवाज उठा दी कि नहीं होना चाहिए, जानवरों पर क्रूरता नहीं होनी चाहिए, क्यों शेरों को सर्कस में रखा हुआ है तमाशा दिखाने के लिए, मनोरंजन का साधन क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि कानून इनको इमीडिएट इफेक्ट से जो है वो रिलीज किया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए इनको, ठीक है। तो लेके वहां सर्कस वाले उनको जंगल में छोड़ दिया शेरों को, 2-4 जितने भी शेर रहे होंगे, ठीक है। तो 4 दिन बाद क्या देखते हैं, 5 दिन बाद उन शेरों को ढूंढने गए होंगे, कुछ क्या कहाँ पहुंचे, क्या हुआ उनका, तो क्या देखते हैं कि जंगली कुत्तों ने शिकार कर दिया शेरों का, मार दिया। बोलो क्या हुआ था? हुआ ये था कि जो शेर है वहां पे वो रहते थे, उनको मांस वही मिल जाता था, रोज का मीट, ठीक है। उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं थी कि कोई मुझे शिकार मारना है अपना, तो मिला बना बनाया उसको मिल जाता था, वो खा लेता था। तो जब वो वहां जंगल में गया, वो भूल ही गया कि शिकार कैसे किया जाता है, तो उसका फायदा किसने उठाया? कुत्तों ने, जो जंगली कुत्ते थे उनको पता था शिकार कैसे करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं शेरों को अपना शिकार बना दिया।
तो कहीं ये तो नहीं हो रहा है हमारे आज की पीढ़ी के साथ? आपके मम्मी पापा बहुत समृद्ध हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस हो सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत बड़े बड़े बगीचे हो सकते हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां आपको कॉलेज आने के लिए दी है, तो कहीं आपको तो नहीं सर्कस का शेर बना रहे वो? कहीं आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने इस काबिल बनना है कि अपना शिकार खुद मारकर खाना है। बना बनाया आपके पास मीट आ गया तो कहीं आपकी दशा आने वाले टाइम में जो ये संसार रूपी जंगल है ना, जब आपने इस चैलेंजेस फेस करने हैं उसमें आपकी हालत उस उन शेरों की तरह ना हो जाए। तो आपने ये स्किल अपने अंदर बिल्ड करना है कि मुझे अपना शिकार खुद मार के खाना है, ना कि मेरे पास बना बनाया पिताजी दो जीतने 2000 दो आज पेट्रोल डालना है। कम से कम जो आप लोग हैं, आपके आप एक योजना से जुड़े, एक संस्था से जुड़े, एक स्कीम से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज बिल्ड होनी चाहिए जो बाकी की ठेकेदार चलो हम नहीं ले सकते अभी, ठीक है, उन्होंने इस तरह के शिविर जो है वो अटेंड नहीं किया, आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये बदलाव कहीं ना कहीं आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाड़ी लेके मत आओ कॉलेज, वो तो जरूरत है, लेकिन ये देखो कि सामने से इतने बच्चे गुजर रहे हैं, थोड़ा धीरे चलाओ गाड़ी, थोड़ा म्यूजिक इसको वो करो, थोड़ा इतना लाउड मत रखो उसको, कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों को आप अपने अंदर ढालें, अपनाएं, तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं। ये 4 दिन की चांदनी है, देखना फिर कोई अंधेरी रात है, ठीक है। ये 3 साल तक की है जो मौज मस्ती है, जब अपने ऊपर आएगी ना वो दमाम, पहाड़ी में कहावत है कि है दूसरों की पीठ में दमाम है। अभी दमाम समझते हैं? दमाम एक नगाड़ा होता है जो देवी देवता लोग निकलते हैं, फिर इसकी पीठ में आता है, वो दूसरा बजाता है उसको पीछे से, देखा वो इंस्ट्रूमेंट कहीं बहुत कम होता है वो आजकल दमाम, ठीक है। शमशी देवता के साथ होगा, बड़े बड़े जो देवप्रिय है ना वहां होती है दमाम। तो वो जो बजाने वाला होता है ना उसको लगता पता कितना दर्द हो रहा है आगे वाले को, वो बजाता जाता है इतना जोर से पीछे से उसको, क्योंकि उठाया वो दूसरे ने है सामने से, लेकिन जब वो दमाम उसके अपने कंधे पे आएगी ना और दूसरा बजाएगा पीछे से, तब उसको एहसास होगा कि कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। तो ये चीज आपके अपने ऊपर आने वाली है कुछ समय में, ठीक है। तो अभी आपका समय है संघर्ष का, स्ट्रगल का, ठीक है। लाइब्रेरी इतनी अच्छी, इतनी संसाधन है आपके सामने, क्या समस्या कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? कल दिन सरकार को कोसेंगे, नौकरियां नहीं मिली, मैं भी बीए हूँ, ऐसे बीए का कोई फायदा नहीं। मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत विडंबना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 60% बच्चे टाइम पास के लिए कॉलेज आते हैं, 60 से भी ज्यादा, 60, 65 या 70 भी हो सकते हैं, वो टाइम पास के लिए कॉलेज आते हैं, ठीक है। तो कॉलेज क्या था, क्या बनाकर रख दिया आज की पीढ़ी ने, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ऐसे कहते थे कि कॉलेज के बिना नॉलेज नहीं है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने क्या हासिल किया 3 सालों में, मुझे ये बताइए, क्या हासिल है आपका, क्या उपलब्धि है आपकी, क्या अचीवमेंट है आपकी? नील होगा लास्ट में, 0। तो इसलिए इतना खून पसीना बहा के आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं, ठीक है। तो सफल होना है ना, तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, अपने माँ बाप को हमेशा याद रखो। मैं तो ये कहता हूँ जब भी कहीं पूरा करने जा रहे हो ना, सीधा आंखें बंद करो, मम्मी पापा का ध्यान करो, बस वो ईश्वर है, उनकी मासूम शक्लें आनी चाहिए आपके जहन में कि उनकी आंख में कितनी उम्मीद है उस माँ की, जो 4 औरतें जब मिल जाती है कितनी तारीफ के पुल बांधती है आपके उन 4 औरतों के बीच में, मेरा बेटा है फलानी जगह है, पढ़ रहा है, उसको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो खाता भी होगा ढंग से, इतना उसको वर्डन है पढ़ाई का, कितनी कॉन्शियस है वो आपके लिए। 4 औरतों जब गाँव के में जाती है वो 4 औरतों के बीच में, तो उस माँ का भोला सा चेहरा रखो अपने जहन में, जब भी आप कुछ इधर उधर भटक रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, एकाग्रता नहीं आ रही है, अपने बाप का संघर्ष याद करो पीछे, मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे बाप ने बॉर्डर पे गोलियां खाई, तब जाके मैं आज इस काबिल बना, मुझे वो स्ट्रगल याद रहा उनका, किस तरह से एक 6 महीने में एक चिट्ठी देते थे हम, फिर आएगी चिट्ठी, फिर 10-15 दिन बाद कोई मरता था गाँव में, 15 दिन बाद होता था पता उनको, जब शुद्धि हो जाती थी कि मर गया कोई, तो वो संघर्ष मेरे जहन में रहा। मार भी खाई मुझे, उनका अनुशासन भी सहा, +2 तक भी मैंने मार खाई सर, ये कोई वो नहीं है बात पापा से, ऐसी मार नहीं कि चपत लगाई प्यार से जो आजकल मिलती है आपको, वो लगती है आर्मी वाली मार पे, वो पता है डॉक्टर साहब को अच्छे से जानते हैं, मेरे इमीडिएट नेबर है। तो मतलब कोई कड़वा बोल रहा है आपको, टीचर बोल रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं, उस चीज को फील मत करो, आप लगी है कि आपको कोई टोक रहा है। एक दिन बहुत विडंबना है इस कॉलेज की, एग्जामिनेशन हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मैं नाम नहीं दूंगा उस बच्चे का, किस टीचर ने टोक दिया, क्या कहता है, बाजार में चलना मुश्किल हो जाएगा। ये इस कॉलेज की बात है सर, हमारे महाविद्यालय की, अभी जो टेस्ट हुए यहाँ पे हुआ कहीं सॉल्व में, उन्होंने किसी बात के लिए रोक दिया कि साइन टाइम क्यों नहीं हुए, या पहले क्यों नहीं बोला, साइन क्यों छूट गए, थोड़ा सा उसको डांट दिया, वो क्या कहता है इतने बच्चों के सामने कि बाजार में चलना मुश्किल हो जाएगा। ये सीख रहे आप लोग, बहुत हैरानी की बात है कैसे संस्कार आप लोगों को दिए हैं आपके अभिभावकों ने,
इतना डर भी नहीं है क्या कि भाई बड़ों की थोड़ी लिहाज रख दो, आपके भले के लिए। वो बोल भी दिया गलत भी है टीचर, तब भी नहीं उसको बोलना है कभी कुछ पलट के। बड़े अगर गलत भी, टीचर नहीं बड़े भी, तभी जीवन में सफलता है। आपने वो श्लोक पढ़ा था सर, मैंने पढ़ा था कि छठी सातवीं में, अभिवादनशीलस्य नित्यम विदोषसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो बच्चा अभिवादनशीलस्य का मतलब है जो बहुत पोलाइट है, ठीक है, विनम्र रिस्पेक्ट करता है अपने बड़ों का। वृद्धों की सेवा करने का मतलब है अपने बड़ों का, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, उनको उनकी केयर करना, उनको लव करना। उनकी चार चीजें बढ़ती है, एक तो एज आयु, विद्या, यश यानी फेम, और बल यानी स्ट्रेंथ। ठीक है, कोई आशीर्वाद ही देंगे वो जैसे टीवी में दिखाते शक्ति निकलेगी यहाँ से। ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा आपको इस स्टेज में गाइड की जरूरत है, काउंसलर की जरूरत है, दोस्त की जरूरत है। तो वो कौन बनेंगे आपके आगे बड़े ना? सुसाइड क्यों कर रहे बच्चे? हम बात ही नहीं कर रहे अपने बड़ों से, अपनी समस्या साझा ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर फंदे पे लटक रहे हैं, कोई लड़की के पीछे, कोई किसी के पीछे। ये क्यों हो रही है चीजें? तब है ये श्लोक बोला हुआ। आयु भी बढ़ रही है जब आप उनके आशीर्वाद में है, उनसे बात कर रहे हैं, समस्या साझा कर रहे हैं। आपका विद्या भी बढ़ रही है, सीखने को मिल रहा है उनसे। आपका यश भी, कीर्ति भी फैल रही है समाज में। आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है अंदर इंटरनल, जो आपको हर हालात से लड़ने के लिए राह दिखाएगी। ऐसी ताकत वो उनके सानिध्य में रहती होगी, उनके आशीर्वाद से। उनको इग्नोर करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि इंतजार में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तब नहीं होगी ये चीज, तब ये चीज असंभव है। ठीक है, तो जो भी कोई लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो अच्छी बात है, चलो समय भी बहुत बदल गया। मैं नहीं कहता हूँ आप यहाँ पे टाली लगा के कपड़ों में आओ कॉलेज, इतने सिंपल बन के आओ, ठीक है, लेकिन कम से कम बड़ों की रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट कोई आ रहा है जा रहा है, बात करना सीखो, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, यही तो चीजें सीखनी है यहाँ पे। डिग्री तो आप घर बैठे भी कर लेते, इग्नू से फॉर्म भर देते, इग्नू से बीए कर लेते प्राइवेट। कॉलेज आने का क्या मतलब है? कॉलेज आने का मतलब है कुछ सीखना है ना यहाँ पे आकर आप लोगों ने, यही तो चीजें सीखनी है। कल दिन समाज में जाना है बस, हो गए 20-20 साल के, 21 साल में ब्याह होने हैं सबके, फिर जूते पड़ेंगे समाज में लोगों के, यही एटीट्यूड रहा तो कैसे संभव है? फिर थोड़ा अपने माँ बाप के संसाधन अगर है भी ना, किसी के पास नहीं भी है, वो घबराए नहीं कि सर तो अमीर बच्चों की बात करें, हमारी तो बात ही नहीं हो रही है। तो मैथिली शंकुत की पंक्ति है, जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन कुसुम खिला। क्या बोला? जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन कुसुम खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो ये ना सोचे कि मैं इतना गरीब हूं, तो मैथिली शंकुत कह रहे जितने कष्टों में जिसका जीवन बीतता है ना, ठीक है, जो फूल जितने कष्टों में खिलता है ना, गौरव की गंध उसे ना समाज में उतनी ज्यादा मिलती है हर जगह। ठीक है, तो स्ट्रगल आपकी लाइफ में ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के संसाधन कम है, ठीक है, बहुत मुश्किल से आपको पढ़ा रहे हैं, इससे तो आपको और प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुझे और ज्यादा बेहतर करना है। कमी किस चीज की है? अभी जेआरएफ की बात की सर ने, इतने पैसा इन्वेस्ट करिए, कम टैलेंट की कदर है, ठीक है, 30-30 हजार 35-35 हजार फेलोशिप मिल रही है जेआरएफ निकालने पे एमए के स्टूडेंट को शोध के लिए। कहाँ है पैसे की कमी, कहाँ आड़े आ रही है? तो शर्त ये है ना कि काबिल तो आपको बनना है ना, ठीक है, मेहनत तो आपको करनी है, ठीक है, तो ये चीज है। तो ये ना सोचे कि कहीं गरीबी आड़े आ रही है, इतने सस्ते लोन रखे गवर्नमेंट ने, है ना, बैंक से लोन उठा दो, एजुकेशन लोन इतने लेस उस पे। अगर कोई ऐसी कोई किसी की दिक्कत है कि मेरी बहुत ही ज्यादा मैं आगे पढ़ने में असमर्थ हूँ, तो हर चीज का विकल्प है, समस्या कोई नहीं आजकल, बस आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए करने वाला कि मुझे ये करना है, बाकी किस चीज की कमी आज के समय में नहीं है। तो ये चीजों का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा समय भी ज्यादा हो रहा है शायद, ज्यादा नहीं खींचूंगा इस व्याख्यान को, आगे कर फिर हम करेंगे बात किसी और। तो समाज के संचालन में नैतिकता नहीं रही तो समाज कहाँ जाएगा, राष्ट्र कहाँ जाएगा, वो आप सब जानते हैं। आपके अखबार पलट लो, आज कितनी उसमें लगी ऐसी खबरें होंगी कि बेड़ा गर्क हो जा रहा है देश का, तो वो आप ही है। अच्छा पढ़े, सभी अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, एक अच्छे नागरिक बने। सबसे बड़ी बात ये है, देश सेवा वही है जो अच्छा नागरिक बन गया। देश सेवा का मतलब बॉर्डर पे लड़ना नहीं होता है बंदूक लेकर कि है देश सेवा। देश सेवा का मतलब होता है आपको जो काम सौंपा गया है उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ करें, वही देश सेवा है। मेरे को अध्यापन का काम सौंपा गया है, अगर मैं उसको ईमानदारी से कर रहा हूँ तो मेरी यही देश सेवा है। आपको पढ़ने का काम सौंपा गया है तो यही आपकी देश सेवा है। देश सेवा का मतलब बॉर्डर पे बंदूक लेकर लड़ना नहीं होता है सर। हर नागरिक अपने तरीके से देश सेवा कर रहा है, ठीक है, तो आपको जो काम सौंपा गया है उसके अनुसार आप अपना कर्तव्य निभाएं, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक चीज छूट गई, मैं कह रहा था कि इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो ये चीज है डिसिप्लिन,
हार्डवर्क, पंक्चुअलिटी, प्रिंसिपल्स बना लो जीवन में कुछ अपने सिद्धांतों को होना बहुत जरूरी है जीवन में। बिना सिद्धांतों के आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही मैंने उठना है, चाहे दुनिया हो जाए इधर की उधर, मैंने उस टाइम पे उठना है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स कुछ आपकी लाइफ में होने चाहिए। यही सफलता के मूल मंत्र है। ये वो निकाल दें अपनी गलतफहमी माइंड से कि कोई इंटेलिजेंट जैसी चीज होती है कुछ। हमारे साथ जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो स्कॉलर थे, सब घर बैठे आज। क्या वजह है? डॉक्टर शो के एग्री अंदर से पूरी तरह से हम तो निचले लेवल थोड़े मीडियोकर जैसे। तो ये बिना सोचे कि मैं तो +2 में भी टॉपर थी, मैट्रिक में भी टॉपर थी, मेरा ही वर्चस्व है, गलत बात। असली इंटेलिजेंस दिखती है अब आगे बीए के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में जब बैठना पड़ेगा, जब चैलेंजेस आएंगे। उस टाइम तो आप बिल्कुल थे घर में, पता नहीं क्या स्थितियां थी आपके घर की। अब तो परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी पड़ने वाली है। आपको घर भी संभालना है, आपकी घर की स्थिति भी देखनी है, आपको अपना भी देखना है, आपको सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी करना है। तो समस्याएं बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो आपने इसके लिए तैयार होना है इंटरनली, ठीक है। तो ये भी चीज निकाल दें कि कोई इंटेलिजेंट होता है तब हुआ उसका, नहीं, इंटेलिजेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। जिसने समय साध लिया वही इंटेलिजेंट है, वही सफल होता है, जिसने समय को पकड़ लिया। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा मैं कह गया शायद, ठीक है। तो ज्यादा हीन भावना भी अपने अंदर ना लाएं कि पता नहीं हमें कुछ गलत बोल दिया। तो अपनी समय किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप और आनी का नाम आगे ले जाएं। मैं बहुत गर्व होता है जब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बात आती है, तो आनी हर जगह आगे होता है, हर उसमें एजुकेशन में जो है वो किसी भी फील्ड में। अभी देखो लाइट में 3-4 बच्चे हो गए हमारे आने के, कितना अच्छा लगता है, सभी को सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। तो आप और हमारे क्षेत्र को आगे ले जाएं, ठीक है। इसी में हम सबकी सफलता है, इसी में इस संस्थान के स्थापित होने की सार्थकता भी है।